सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। कुछ लोग नकाब पहनकर घूम रहे हैं। कोई भी जाति धर्म देश से बड़ा नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारनामे जनता से छिपे नहीं हैं। देश की कीमत पर विपक्ष राजनीति करता है, लेकिन बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने तो मोर्चा संभाला ही है। इसके साथ ही सीएम योगी पार्टी की युवा इकाई में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान भाजपाइयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मंच संभालते ही सीएम योगी ने 2 टूक मंत्र दिया कि पहले देश है फिर हम हैं। कोई वर्ग या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करना होगा। दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम। मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए। कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने को खत्म करने वाले आज फिर मुखौटे पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए महापुरुषों का अपमान करते थे, वोट के लिए अब उनकी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। वाराणसी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर सीएम योगी चंदौली के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम योगी ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव और 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में सीएम योगी लगातार तीसरी बार शामिल हुए और बाबा कीनाराम को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा कीनाराम ने समाज के लिए काम किया और समाज की कुरीतियों से लड़े। अपनी साधना से मुगल आक्रांताओं को सबक सिखाया, क्योंकि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उन सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है जो उसके विस्तार के सपने को पूरा कर सके। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद अब झारखंड का रुख कर रही है। क्या है पार्टी का प्लान? रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। तभी तो पार्टी उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब झारखंड का रुख कर रही है। इससे पहले जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कश्मीर में काफी वक्त से सक्रिय रहे जियालाल वर्मा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलवामा, सुपौल, किश्तवाड़, राजपुरा,
और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इन सीटों में मुसलमानों के वोट के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से भी उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ कर लिया है। समाजवादी पार्टी पहले तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, बात न बनने पर अपने प्रत्याशी अकेले भी मैदान में उतार सकती है। इलेक्शन के लिए हमें कह रहे हैं तो हमने सोचा था कि 2, 4, 5 लोगों को चलो नाम के लिए हम इलेक्शन लड़वा देंगे, डिस्टेंस अपनी दिखाएंगे। हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, मगर अब लोगों का उत्साह देकर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में यकीन देकर हमें भी उत्साह आ रहा है और हमने 37 लोगों का नाम जो है वो क्वालिफाई किया है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनावी राज्यों में कांग्रेस के साथ उनकी कुछ बात बन सकती है और उसके बदले में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्हें ज्यादा बढ़कर सीटें दे सकती है। समाजवादी पार्टी पूरे प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। इसके पीछे पार्टी उन तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है जिससे उनकी पार्टी का न सिर्फ विस्तार हो बल्कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ भी आगे बढ़ सके। समाजवादी पार्टी अगर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वोट प्रतिशत बढ़ा पाने में कामयाब होती है तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता काफी आसान होगा। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उधर इसी प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराने के लिए भी तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 10, हरियाणा में 10 और झारखंड में 6 सीटों की उम्मीद कांग्रेस से लगाई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 मौजूदा विधायक भी हैं। खबर ये भी है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार यह बात चर्चा में है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है और वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए या किसी भी दल के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल का विस्तार करना बहुत सहज और स्वाभाविक बात है। समाजवादी पार्टी आज से 20 साल पहले भी इस बारे में बहुत गंभीर प्रयास कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव तेजी से अन्य राज्यों का रुख इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी का न सिर्फ विस्तार करना चाहते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम में संविधान पर आर पार की सियासत जारी है। अब आकाश आनंद ने आरक्षण का राग छेड़ा है और इस बहाने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। यानी कि एक बार फिर दलित वोट बैंक की चाह में सियासतदान संविधान के जरिए ही सियासत की राह आसान बनाने पर तुले हुए हैं। और इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर रण छिड़ चुका है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से आरक्षण के नाम पर सियासत कर रही है। अब आगामी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तब से आकाश आनंद फिर फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे। आकाश आनंद ने विपक्ष दलों के संविधान बचाओ के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए हमला किया। उन्होंने इसे बसपा के मूवमेंट को खत्म करने की साजिश बताया और कहा कि हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संविधान को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हमला किया और लिखा कि
संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडी अलायंस और संविधान की झूठी कसम खाकर बीजेपी वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे, लेकिन बीएसपी ये होने नहीं देगी। एक और बीएसपी एक सुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है, साथ ही बीजेपी को भी इसमें शामिल कर रही है और अपने सियासी एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी बीएसपी को इसका जवाब दे रही है। 2012 में अखिलेश यादव ने जब SC/ST वर्ग का प्रमोशन में आरक्षण को रिवर्ट किया था, तो उसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने भी उनके साथ गठबंधन किया था। तो जिसने आरक्षण को धता बताया था, उसके साथ सुश्री मायावती जी ने क्यों गठबंधन किया था? कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके पिछलग्गू जितने भी लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं और तमाम तरह के सवालों के साथ सामने आ रहे हैं, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये जिम्मेदारी है उसकी कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये लड़ाई लड़ी गांधी जी के नेतृत्व में, आज वक्त है कांग्रेस उस अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। कुछ दिन पहले ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण के नाम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर SC/ST और OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भूलकर उनके प्रति क्रूर रवैया अपनाया। दरअसल यूपी में उपचुनाव और 4 राज्यों में चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है, जिसमें बीएसपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक फैसले पर राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। सियासी विरोध की हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ एक अटैक बताया है। दरअसल असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया। हर शुक्रवार को दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक होती थी छुट्टी। असम में इस 90 साल पुराने नियम को खत्म किया गया है। इस फैसले की जहां विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। आइए इस पर एक देखते हैं रिपोर्ट। असम में जुमे पर ब्रेक खत्म करने के फैसले पर सियासत चालू है। असम से शुरू हुई ये सियासत यूपी तक पहुंच गई है। विरोध की सियासत में अब समाजवादी पार्टी भी कूद गई है। देखिए, बस बड़ा ही दुखद विषय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे। कांग्रेस और AIMIM ने तो पहले ही इस फैसले का विरोध किया है। वहीं विधानसभा के विधायकों और स्पीकर के इस फैसले पर असम सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के समय का एक नियम था जो 87 सालों से चला आ रहा था और जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना पड़ा था। लिहाजा इसे खत्म करने का जो फैसला विधानसभा के जरिए लिया गया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मेंबर अमीनुल इस्लाम है, उन्होंने मूव किया और हाउस के कंसेंट में इसको आज पास किया गया। तो अभी से और असम विधानसभा में ऐसे कोई नहीं रहेगा रिलीजियस के नाम पे या नमाज में जाने के नाम पे एडजर्न होना, जिसको इस्लामिक धर्म के लिए विशेष करके किया गया था, इसको आज से हटा दिया गया क्योंकि हमने रूल को अभी अमेंडमेंट किया है। दरअसल 1937 में जो नियम उस वक्त बना था जब असम में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला का शासन था, इस नियम के तहत हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाती थी। लेकिन असम विधानसभा ने इस छुट्टी के नियम को अब खत्म कर दिया है। सीएम का भी यही कहना है कि ये उनका अकेले का फैसला नहीं है, ये विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे MLAs ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए,
हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का फैसला एक तरफा लिया है और एसपी, AIMIM और कांग्रेस हेमंत बिस्वा शर्मा पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बस बड़ा ही मतलब दुखद विषय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे। एक सवाल उठ रहा है, असम के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा का 2 घंटे का जो नमाज का टाइम था उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, जो हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है। अगर उसमें कोई तब्दीली होती है तो ये कहीं ना कहीं मतलब अफसोस का विषय है। जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं। उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के फैसले पर राजनीतिक घमासान अभी भी जारी है। जहां एक और इस फैसले की विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बताया जा रहा है कि एनडीए के 2 प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तराखंड में ठोस भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा गर्माता जा रहा है। रविवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यूकेडी समेत कई संगठनों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। और तो और अस्थायी राजधानी देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर जुबानी जंग भी छिड़ गई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में ठोस भू कानून की मांग जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा भी है। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल की तर्ज पर ठोस भू कानून बनाने की मांग उठ रही है। आंदोलनकारी इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ही मुद्दों पर स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रदेश के जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। रविवार को गैरसैंण में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध जताया गया। और हमने मांग करी है कि अविलंब उत्तराखंड के परिस्थिति को देखते हुए सरकार सख्त भू कानून लागू करे, मूल निवास लागू करे और राजधानी गैरसैंण घोषित करे, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो उत्तराखंड के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जमीनें बाहर से आने वाले माफिया उन जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं, जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी नौकरियों पर कब्जे हो रहे हैं। लोगों का सपना था उनकी अपनी राजधानी गैरसैंण होगी, वो सपना भी आज अधूरा है। धरना प्रदर्शन भले ही गैरसैंण में हुआ हो, लेकिन सियासत देहरादून में भी गर्म रही। कांग्रेस ने कहा कि मूल निवास और भू कानून जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस नीति न बना पाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को ही समस्या की असली जड़ बता दिया। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओपन फॉर ऑल करके, सबके लिए खोलकर भू कानून समाप्त करके निश्चित रूप से इस राज्य के मूल निवास करने वाले लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया। हमारी मांग है कि हिमाचल से भी कठोर भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। कांग्रेस इस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस इस प्रदर्शन में घुस रही है। कांग्रेस चाहती है उस मुद्दे को लपक के फिर आगे चल के चुनाव में उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इस पर तो पूरा जो हमारा यूथ है और क्षेत्र के लोग हैं वो आंदोलित है। आपने देहरादून में भी एक बानगी उसका दृश्य देखा है। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार भी पसोपेश में है।
भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर चुकी है। भू कानून पर मिली इस रिपोर्ट और मूल निवास प्रमाण पत्र के परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 में सचिवों की एक प्रारूप समिति भी गठित की, लेकिन समिति की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाई। लिहाजा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।